हेलो गाइस, आपका ऑप्टिमिस्ट स्टडीज़ ऑन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमारी ये जो कोविड-19 की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की सीरीज़ है, ये उसका लास्ट डिस्कशन है। हमने पहले जो डिस्कशन में डिस्कस किया था, वो है सबसे पहले हमने जो कोविड-19 क्या है उसका बेसिक मिसलेनियस टॉपिक वो हमने कवर किया था। फिर दूसरे लेक्चर में डिस्कशन में हमने कवर किया था कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन, और जो सार्स-CoV-2 वायरस है वो हमारे बॉडी में एंटर होके वो कैसे एक्ट करता है, और उसके बेसिक जो स्टफ़ है, बेसिक जो फैक्ट है वो हमने कवर किए थे और उसके कंसेप्ट कवर किए थे। ठीक है। और उसके बाद हमने साइंस और सिम्टम्स जो कोरोना वायरस के हैं वो हमने कवर किए थे। अब ये जो डिस्कशन है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19। और उसके बाद अंत में जब तक हम देखो, हमने कोरोना का तो बेसिक डिस्कस किया, लेकिन जब तक हम वायरस का बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी स्ट्रक्चर हो तो वो उसको उसके बेसिक के हिसाब से क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वायरस का जो बेसिक है वो भी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं उसके मैनेजमेंट पार्ट से। अब किसी भी डिसीज़ का जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले दो चीज़ों में डिवाइड हम कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब कि जो डिसीज़ है वो डिसीज़ सबसे पहले तो हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए कि जो हमें वो डिसीज़ हमारे तक पहुँचे ही नहीं। और जो कोरोना के लिए जो सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में हैं। हम नहीं, पूरी दुनिया पिछले कई दिनों से लॉकडाउन, कई महीनों से लॉकडाउन है। ठीक है, तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है क्योरेटिव मेजर्स। अब क्योरेटिव मेजर में दो तीन चीज़ें हम यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी मेडिसिन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसके लिए कुछ वैक्सीन है कि नहीं, उसके बाद या उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी या जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो यहाँ पे हमें कैसे यूज़ हो सकता है। उसके बाद अगर कोई साइको थेरापी है या जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है उसके लिए कुछ हम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये तीन चार जो डिफरेंट डायमेंशंस है वो यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेडिकेशन। कोविड-19 के लिए जो हमने ऊपर उसकी मैकेनिज़्म दिखी थी, वो मैकेनिज़्म के हिसाब से अभी तक देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। देयर इज़ ओनली अवेलेबल ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। You need to keep yourself isolated from the other person, and that is the only thing, or that is the only cure available right now. So if you are talking about medications, there is no specific medications available till date. लेकिन जो WHO है उसने जो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक रखी है। मतलब आपने साइन और सिम्टम अच्छे से पढ़े होंगे, तो सिम्टम जो कोरोना के सिम्टम है उसमें चिल्स है, फीवर है, कफ है, तो उसके हिसाब से जो एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, मतलब कि जो पेन रिलीविंग है और जो फीवर है उसको कम करने की जो दवा है उसमें जो बेसिक है पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन, वो उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखी है। प्लस कई स्टडी ऐसे भी आई है जो दैट बैकअप द यूज़ ऑफ द एंटी वायरल मेडिसिन्स। जैसे कौन कौन सी, तो रेमडेसिविर है, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्लोरोक्विन है, लाइक दिस आर दी रेटिनोविर है। दिस आर दी एंटी वायरल मेडिसिन्स अवेलेबल विच कैन बी यूज़फुल। इसमें से सिर्फ हाइड्रोक्लोरोक्विन है जिसकी जो एफिशिएंसी है, जिसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो शायद इसमें हो सकती है, ऐसा माना गया है या ऐसा कुछ पेशेंट में देखा हुआ है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है और जो हमें स्पेसिफिकली देखना चाहिए वो है साइटोकाइन स्टॉर्म। अब ये क्या है, तो हमने कोविड-19 में जो सार्स-CoV-2 वायरस का मैकेनिज़्म था वो हमने अच्छे से देखा था। तो वो उसमें क्या करता है, जो सार्स-CoV-2 वायरस है वो हमारे बॉडी में जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें जो एपिथेलियल सेल का जो बाहर का लेयर होता है उसमें जो ACE2 रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर के थ्रू वो अंदर एंटर हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक सेल में, और फिर वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव करते हैं। मतलब उसके सामने लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जब
ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो वो साइटोकाइंस नाम का एक एलिमेंट होता है जो हमारी बॉडी में जैसे ही इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ती है तो WBC या इंटरल्यूकिन्स, दीज आर दी बेसिक लाइन ऑफ डिफेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो जैसे ही WBC ज़्यादा एक्टिव होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल WBC की जो स्ट्रेंथ होती है हमारे बॉडी में दैट इज़ 4000 to 10,000 और 4000 to 8000, राइट। मान लीजिए कि वो ये इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है, मान लीजिए कि वो 10,000 हो जाता है, 15,000, 20,000, बिकॉज इट्स अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। आपको कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो वाइट ब्लड सेल, CD4 T सेल, इंटरल्यूकिन्स, वो उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी। और ये जो सब सेल है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। और जब साइटोकाइंस एक हद से ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको जब वो एक हद से ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जो कोविड-19 का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या कंसर्न है, देयर इज़ एविडेंस दैट हाइड्रोक्लोरोक्विन मे हैव एंटी साइटोकाइन स्टॉर्म प्रॉपर्टीज़। वो जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है तो उसके सामने एज अ मेडिसिन हम हाइड्रोक्लोरोक्विन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन पार्ट था। अब वैक्सीनेशन पार्ट है। देयर इज़ नो अवेलेबल वैक्सीन टिल डेट। अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो प्राप्त नहीं हुई है। देयर इज़ नो डेटा बिहाइंड द वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके लिए सिर्फ बेसिक जाएंगे कि वैक्सीन अगर बनानी है तो कौन कौन से 3 तरीके हैं। देयर आर 3 types, there are 3 variant of vaccines that are used in an investigation for the production of vaccine। ठीक है, देखो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था जो SARS-CoV-2 है, इट्स अ वेरिएंट ऑफ SARS-CoV। तो SARS-CoV के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ की गई थी वैक्सीन डेवलप करने के लिए, दैट सेम पाथ कैन बी यूज फॉर द SARS-CoV-2। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो एंटर का जो पाथ है, मतलब दोनों का जो एक्शन का जो पाथ है वो सेम है। दे आर यूजिंग द ACE2 रिसेप्टर्स टू एंटर ह्यूमन सेल्स, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो 3 तरीके से वैक्सीन बना रहे हैं। सबसे पहले तो दे आर यूजिंग होल वायरस वैक्सीन। इसका मतलब क्या है कि ये जो वायरस है, मान लीजिए कोरोना वायरस उन्होंने SARS-CoV-2 वायरस आइसोलेट किया तो उसको वो डेड कर देंगे, उसको वो इनएक्टिव कर देंगे। और इनएक्टिव करने के बाद जो पूरा वायरस है वो बॉडी में एंटर कर देंगे। तो बॉडी में एंटर करने के बाद वो इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा, एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो डेड है, इनएक्टिव है, इसके लिए वो हमें हार्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन बनती है उसको बोलते हैं होल वायरस वैक्सीन। ठीक है, जो सेकंड स्ट्रेटजी है उसमें वो क्या करते हैं, तो दे टेक अ स्पेसिफिक पार्ट टू क्रिएट अ वैक्सीन, एम टू क्रिएट अ वैक्सीन दैट सेंसिटाइज द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन सब यूनिट्स ऑफ द वायरस। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने आगे जो SARS-CoV-2 का स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर में जो बाहर के जो स्पाइक प्रोटीन थे, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है SARS-CoV-2 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है वो हमें कोई हार्म नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ यूज्ड बाय द SARS-CoV-2 वायरस टू एंटर इनटू द एपिथेलियल सेल थ्रू ACE2 रिसेप्टर। जो हमें हार्म करता है वो क्या है, RNA जीनोम। तो मान लीजिए कि हम ये पूरा स्ट्रक्चर में से सिर्फ S स्पाइक प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा लेकिन वो हमें हार्म नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जो वायरस की वैक्सीन है उस वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द सब यूनिट वैक्सीन। फर्स्ट इज़ होल वायरस वैक्सीन, सेकंड इज सब यूनिट वैक्सीन, और ये जो SARS-CoV-2 है उसमें स्पाइक प्रोटीन, S स्पाइक प्रोटीन का वो यूज़ करते हैं। और तीसरी जो वैक्सीन है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। मैंने आपको ऊपर बताया था SARS-CoV-2 वायरस का जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ mRNA स्ट्रक्चर। अब ये mRNA स्ट्रक्चर में से दे टेक द स्पेसिफिक इनएक्टिव और द नॉन हार्मफुल जीनोमिक पार्ट, और वो लेके उसका रेप्लिका बना के वो हमारी बॉडी में डाल देंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो जो वैक्सीन बनेगी दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। ठीक है, ये 3 टाइप है जो अभी यूज़ हो रहे हैं वैक्सीन बनने के लिए। अब वो कौन सा टाइप सक्सेस होगा दैट डिपेंड्स। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। yes guys, this is very important because this is the neglected part in the whole management of the COVID-19। सबसे पहले जो हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया और चाइना, ये जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 2 प्रिवेंटिव और क्योरेटिव 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है जो भी पॉजिटिव केस है या जो साइलेंट कैरियर है, मतलब क्या, जिसमें कोई साइन सिम्टम नहीं है लेकिन लेकिन उसके बॉडी में कोरोना वायरस प्रेजेंट है, तो दे आर द साइलेंट कैरियर। उसके ऊपर निगरानी रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बिग डाटा एनालिसिस है ऑफ द सेल फोन डेटा, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन्स ट्रैकिंग सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दीज आर दी सिस्टम और दीज आर दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू टैकल और मैनेज द कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो तकरीबन 2 या 3 अप्रैल को इंडिया ने जियो फेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, जियो फेंसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, वो यूज़ किया था। अब उसका मतलब क्या, मतलब अभी भी यूज़ कर रही है, तो वो उससे क्या होगा, मान लीजिए कि किसी को कोविड-19 पॉजिटिव है, तो वो उसका जो सेल फ़ोन है वो जियो फेंसिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ लिंक कर देंगे, और हर 15 मिनट में अगर वो किसी भी वो अपने अपने जो एरिया है उससे 300 पैरामीटर के बाहर जाता है, तो वो उसका सीधा सिग्नल है, वो ऑफिशियल जो वहाँ पे बैठा होगा, जो उसकी निगरानी करता होगा, जो ऑफिशियल अथॉरिटी है, उसका मैसेज ईमेल थ्रू या टेक्स्ट थ्रू उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, द पैसिव एंटीबॉडी। जैसे हमने ऊपर देखा, अभी तक कोई एंटीबायोटिक है या फिर जो मेडिसिन है वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। तो क्या हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, तो एक डिफरेंट वे है, दैट इज़ द पैसिव एंटीबॉडी। अब इसका बेसिक मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट। मान लीजिए किसी पेशेंट को कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है। अब मैंने आपको बताया था इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन। अब 2 से 14 दिन में उसको कोई साइन सिम्टम नहीं होते और 14 दिन के बाद जो वायरस है वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ये 2 से 14 दिन में वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी क्रिएट कर ली होगी, तभी उसको कोई साइन या सिम्टम नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब वो एंटीबॉडी है वो तो कहीं जाने नहीं वाली, वो तो उसकी बॉडी में रहेगी। तो अब क्या करना है, ऐसे जो पेशेंट जिसको पॉजिटिव तो हुआ था लेकिन कोई साइन सिम्टम नहीं हुए हैं, तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली प्लाज्मा, मतलब ब्लड में से प्लाज्मा को आइसोलेट करके वो प्लाज्मा को जो अभी इन्फेक्टेड पेशेंट है जो साइन सिम्टम दिखा रहे हैं उसके अंदर हम इंजेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज़ दिस टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज पैसिव एंटीबॉडीज़ और कन्वल्सेंट सीरम थेरापी और प्लाज्मा ट्रांसफॉर्मेशन थेरापी। आप ये कोई भी नाम अगर सुनते हो तो उसका मतलब यही होता है कि ये जो पैसिव इम्यूनिटी है वो ट्रांसफ़र करना है। जो पेशेंट पॉजिटिव है लेकिन साइन सिम्टम नहीं दिखा रहा है, उसकी एंटीबॉडी जो पेशेंट पॉजिटिव है और साइन सिम्टम दिखा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला है ट्रांसफरिंग प्योरीफाइड एंड कंसनट्रेटेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19। ठीक है, समझ गए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस स्ट्रेटजी वॉज ट्राइड इन द सार्स, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2002-3 में हुआ था, उसमें ट्राई किया गया था लेकिन वो इनकन्क्लूसिव था। उसका कोई रिजल्ट मतलब वो सक्सेस होगा कि नहीं वो मालूम नहीं है, लेकिन एक तरीका है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, वायरल न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब आप जो भी पैसिव बॉडी एंटीबॉडी पेशेंट में इंजेक्ट करते हो तो वो क्या करेगा, वो सीधा एंटीबॉडी है तो जो एंटीजेनिक पार्ट है। अब देखिए, 2 तरीके का यहाँ पे जो टर्म है वो समझने की ज़रूरत है। एक है एंटीजन। नाउ एंटीजन का मीनिंग है कि द पार्ट ऑफ एनी बैक्टीरिया और वायरस और एनी विरुलेंट ऑर्गेनाइजेशन और विरुलेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दैट कॉज द पैथोजेनिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का ऐसा पार्ट जो हमारे अंदर कोई एबनॉर्मलिटी करने की ताकत रखता है, पोटेंशियल रखता है, उसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, और उसके सामने जो लड़ता है, उसके सामने जो डिफेंस प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, तो जो एंटीबॉडी हम पेशेंट में डालते हैं पैसिव इम्यूनिटी के तरीके से, तो वो क्या करता है, वायरल को न्यूट्रलाइजेशन करता है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है, तो पैसिव एंटीबॉडी थेरापी में हम जो भी एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई पेशेंट को पॉजिटिव केस है और उसके अंदर एंटीबॉडी है, तो उस एंटीबॉडी को हम निकाल के उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करके वही सेम एंटीबॉडी आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और जो अभी कई राष्ट्र में, कई देश में इसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, और लास्टली कन्वल्सेंट सीरम जो हमने अभी डिस्कस किया वही है।
ठीक है। यस, नाउ द लास्ट पार्ट इज़ द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। वो तो है ही, अगर ये इस तरह का पेंडेमिक जो आता है जिसके लिए नहीं वैक्सीन है, जिसके लिए ना ही कोई मेडिसिन है, जिसके लिए हमें हमारे पास कोई प्रकार का रोड मैप नहीं है, तो उसके जो इतने इतने ज़्यादा तरीके से और इतने ज़्यादा मात्रा में लोग अफेक्टेड है, तो एक साइकोलॉजिकल डेंट तो आएगा। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट का भी ज़रूरत है। नाउ यहाँ पे हमें जो कोविड-19 की जो सीरीज़ है उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। नाउ गाइस प्लीज़ आप ये जो पूरा जो 3 लेक्चर का जो हमारा डिस्कशन था उसको आप पहले से लास्ट तक, आखिर तक आप एक बार फिर रिवाइज कर दीजिएगा और हो सके तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ बेसिक पार्ट, व्हाट इज़ वायरस? क्योंकि अल्टीमेटली कोरोना इज़ अ वायरस, इट्स अ टाइप ऑफ वायरस, इट्स अ स्पीसीज ऑफ वायरस। सो वी सपोज टू नो व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड व्हाट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ वायरस। So virus is an infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Now this is the very important fact. कोई भी वायरस है वो क्या करता है, तो वो इन्फेक्शन करेगा किसी बॉडी में, और दूसरा वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल है, उसके अंदर ही वो रेप्लिकेट कर पाएगा। जैसे हमने आगे बताया था कि कोरोना वायरस है वो हवा में या किसी प्लास्टिक पे या किसी सरफेस पे ज़िंदा नहीं रह सकता। क्यों? मतलब वो ज़िंदा नहीं रह सकता किसी एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको रेप्लिकेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म। This is very important. Please take note of this. From animal to plant to microorganism, including bacteria, archaea, and also including the other virus. ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, या चाहे वो अनदर वायरस है, ठीक है। वायरस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम ऑन द अर्थ एंड आर द मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल एंटिटी। गाइस यहाँ पे सिर्फ मैंने जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही मैंने लिया है। सो वायरस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम ऑन द अर्थ एंड आर द मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल एंटिटी। वायरस दैट इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। Virus that infect only fungi, they are called macrophage, and virus that infect some other virus, they are known as the virophages. Okay, now this is the some characteristics of the virus that you supposed to know. सबसे पहली characteristic क्या है? They reproduce at a fantastic rate, but only in the living host. जो हमने आगे देखा, they can mutate. It is a very important feature of the virus. Now second, they are the cellular structure, that is they contain no cytoplasm or cellular organelles. Okay, they carry out no metabolism on their own, so they need host cell to reproduce, ठीक है। they the vast majority of the virus possess either DNA or the RNA, but not both. Guys please, this is very important fact. The vast majority of the virus possesses either DNA or the RNA, but not both. Now the structure हमने जो आगे जो SARS-CoV-2 का स्ट्रक्चर देखा था, वो सेम ही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। यहाँ पे जो आपको देखना है वो है इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है वो, जैसे वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं विरियन, ठीक है। वो आइदर डीएनए और द आरएनए जो जीनोम है वो कंसिडर करता है, और उसके आजू बाजू में एक प्रोटेक्टिव कवरेज होता है प्रोटीन का, उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। यहाँ पे आप कैप्सिड ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो वायरल का जीनोम है, आइदर डीएनए और द आरएनए बोथ नहीं हो सकता। उसको जो एनवेलप करता है वो प्रोटीन का होता है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। उसके बाहर जो एनवेलप होता है वो लिपिड का बना हुआ होता है, जिसको एनवेलप बोलते हैं। और वो एनवेलप है वो सोप या अल्कोहल से सेंसिटिव होता है। हमने ये पहले भी देखा था कि SARS-CoV-2 है, उसको हम सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र सोप के यूज़ से हम क्यों इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस एनवेलप, एंड दिस एनवेलप इज़ मेड अप ऑफ लिपिड। तो वो हम बहुत ही सिंपल सोप से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, देयर इज़ अ इनर शेल अराउंड द डीएनए एंड द आरएनए, दे आर नोन एज द न्यूक्लियोकैप्सिड। ओके, नाउ ठीक है, तो ये तो था बेसिक वायरस का जो इन्फॉर्मेशन था वो था। अब वायरस को नाम कौन देता है और डिसीज़ को नाम कौन देता है? जैसे यहाँ पे जो कोविड-19 और ये जो वायरस का नाम है SARS-CoV-2, तो ये नाम किसने दिया?
ठीक है, तो देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस एंड पर्पसेस फॉर गिविंग नेम टू द वायरस एंड द डिसीज। सबसे पहले जो वायरस को जो नाम देता है वो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देता है, और वो किस में हेल्प करता है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में, वैक्सीन के लिए, मेडिसिन के लिए, तो वो उसके लिए हेल्प करता है। और उसको कौन नाम देता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। गाइस प्लीज़ इसको याद कर लेना, ये जो है वो WHO का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी, वो हम आगे देखेंगे। जो डिसीज़ है उसको नाम कौन देता है, डिसीज़ को मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीज़ को नाम देने का इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए प्रिवेंशन, स्प्रेड, ट्रांसफरेबिलिटी, सिवियरिटी, ट्रीटमेंट, वो सब अलग से डिस्कस करके उसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट है वो तैयार की जा सके, उसके लिए उसको नाम देते हैं। तो वो नाम कौन देता है, तो वो नाम देता है WHO की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ जो है वो देता है। मतलब वायरस को नाम कौन देता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, वो नाम देता है। और डिसीज़ को नाम कौन देता है, तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस वो क्या है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1966। इट इज़ द ओनली बॉडी टू टेक द टास्क फॉर डेवलपिंग, रिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग द यूनिवर्सल वायरस टैक्सोनॉमी। ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय द वायरोलॉजी डिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी। ये जो यूनिट है, ये मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो यूनिट है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, और वो ही पूरे विश्व में वायरस को नाम देता है और वायरस की पहचान कराता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ इट। नाउ आई हैव पुट द प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन ऑन वायरस in UPSC. Now please pause the video and go through this and tell me the answer in the comment box. Okay guys, thank you for listening. I hope this is very informative for you. Please let me know your perception, or how did you feel this. Okay, so this is Optimized Studies on platform signing off. मिलते हैं अगले वीडियो।